ठीक है, पूरा कंप्लीट हो गया था। कुछ पॉइंट बचा हुआ भी था क्या? क्या बचा हुआ था भाई? नोट कराना था थोड़ा बहुत, तो नोट तो अपने से कर लिए होंगे, ठीक है, पढ़ना ही बचा हुआ था। और मेरे ख्याल से लगभग इकोनॉमिक्स के कई सारे चैप्टर समझ में सीखा, कई सारे पार्ट को हम लोग देख लिए थे, पढ़ चुके थे। और आज हम लोग जो चर्चा करेंगे तो किस पे भाई? तो एक केवल आप नाम सुने होंगे, बजट। पढ़ा जाए बजट के बारे में, क्योंकि इकोनॉमिक्स में देखेंगे तो सबसे बड़ा चैप्टर कह लीजिए या फिर पोर्शन भी केवल क्या है, मैक्सिमम इससे बनते रहते हैं। तो आज हम लोग की लास्ट क्लास में थी, तो हम लोग चर्चा कर लेंगे अपने बजट वाले में। यही बचा हुआ था ना, मेरे ख्याल से सारा चैप्टर कंप्लीट भी हो गया, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था। जिसमें से क्या था कि एक चैप्टर आपका बचा हुआ कौन सा था? बजट का। तो अगर बात की जाती है आपकी बजट की, तो बजट के बारे में ईमानदारी से कितने लोग बजट के बारे में कुछ भी कभी भी पढ़े हैं या बिल्कुल फर्स्ट टाइम या कुछ जानते हैं बजट के बारे में? क्योंकि क्या है कि इकोनॉमिक्स में कोई चैप्टर चर्चा में चले या ना चले, लेकिन बजट जैसे फरवरी का महीना आता है वैसे क्या होता है, जब सुनते ही आप तो न्यूज में तो सुने ही होंगे, क्योंकि हर साल क्या होता है, बजट आने वाला है, कितना बजट आया, बजट में ये पैसा मिला नहीं मिला, ऐसा आप सुनते रहते हैं। तो बजट के बारे में कितने लोग कुछ भी जानते हैं इसके बारे में? कोई बताएगा क्या क्या होता है बजट, किसे कहते हैं? बजट जो है आप किसको कहते हैं बजट? कुछ लोगों को कहना है कि एक साल का जो लेखा जोखा होता है उसको हम क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। और कोई बजट का मतलब? इनका कहना है कि भारत का जो क्या है, वित्तीय वर्ष जो होता है, यानी कि कम से कम तक तो 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च तक, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला जो होता है उसके लिए जितने भी आपकी क्या होती है, पैसे की फंडिंग होती है, पैसा निकाला जाता है, पैसा जो होता है, और उसी जो कितना खर्च है उसी को क्या कहते हैं? आपको बजट कहते हैं। और किसी का कुछ कहना है? और कुछ कोई कहना चाहता है बजट के बारे में? जानता है? कोई बात नहीं, जो लोग नहीं भी जानते हैं तो पढ़ने ही तो आए हैं, पढ़ लेंगे, चीजों को सीख लेंगे तो फिर तो क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। अगर आप क्या है बजट की बात करेंगे तो पहला ही पॉइंट तो क्या होगा कि आप इतना ज्यादा चर्चा में सुने हैं बजट बजट, इस वजह से मैंने भी क्या किया है कि इसका नाम बजट ही लिखा है। वैसे क्या है कि क्या इसका भारतीय संविधान में उल्लेख है या नहीं? तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। हालांकि बजट शब्द का उल्लेख जो है ये फ्रेंच भाषा, जो बजट है ना, ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है, फ्रेंच भाषा के बोगेट शब्द से लिया गया है। और इसका मतलब क्या था? तो चमड़े का थैला। सबसे पहले ब्रिटेन में क्या किया गया था? बजट को चमड़े के थैले में लेके आया गया था। उसी बेस पे क्या किया गया 1773 में ही, तो उसी के बेस पे क्या किया गया कि इसको बजट कहा जाने लगा। इसमें होता क्या है? तो एक वर्ष का जो क्या होता है, पूरे वर्ष का जो वित्तीय लेखा जोखा जो होता है उसी को क्या किया जाता है? सदन के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो जिसको आप क्या कहते हैं? तो भारतीय संविधान में बजट का उल्लेख तो नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 जो आर्टिकल 112 है, ये क्या कहता है भाई? तो एक जो वित्तीय लेखा जोखा, वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा जो होता है उसका उल्लेख किसमें है? तो 112 में। और उसी चीज को आप भी क्या कहते हैं? तो बजट के नाम से जानते हैं। तो इतनी सी तो इमेज आपके माइंड में बन गया होगा कि बजट क्या है भाई? तो एक वर्ष
सरकार। बजट का सीधा सा मतलब होता है कि जनता का पैसा सरकार के पास और सरकार का पैसा जनता के पास। एक दूसरे के पास जो है पैसे का एक साल में जो लेन देन है वो किस फॉर्म में जनता तक पहुंच रहा है और जनता का पैसा सरकार से किस फॉर्म में जनता तक आ रहा है, यही बात किसमें कही जाती है आपकी। जिस शब्द को हम बजट उल्लेख करते हैं ना उसका यही कंसेप्ट होता है। हालांकि वो फॉर्म क्या क्या होता है, किस फॉर्म में पब्लिक तक पैसा पहुंचता है, गवर्नमेंट पहुंचाती है या गवर्नमेंट क्या करती है पब्लिक से किस फॉर्म में पैसा लेती है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन कॉमन जो आपका क्या है इमेज बनना हो चाहिए वो ये कि जनता का पैसा सरकार के पास और सरकार का पैसा जनता के पास। सबसे पहले अगर देखे होते तो क्या था, बजट शब्द का कोई प्रावधान ही नहीं था। लेकिन 1773 में क्या किया गया, ब्रिटेन में कहा गया और खासकर पूरी दुनिया में देखेंगे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि लगा कि क्या करना चाहिए भाई, तो सरकार को भी कुछ पैसा जनता से लेना चाहिए और कुछ पैसे को क्या करना चाहिए जनता पे खर्च भी करना चाहिए। तो ये क्या किया गया कि धीरे धीरे आया चर्चा में। और भारत में देखेंगे तो अगर बजट का इतिहास देखेंगे भारत में तो भारत में सबसे पहले बजट कब भाई तो 18 फरवरी 1860 ईस्वी में ही लॉर्ड कैनिंग के नेतृत्व में जेम्स विल्सन के द्वारा क्या किया गया था, भारत का पहला बजट पेश किया गया। ठीक है, तो केवल दो क्वेश्चन कह देता है, आप ये ध्यान रखें कि जेम्स विल्सन के द्वारा क्या किया गया था, तो भारत का बजट जो है 1860 में पहली बार प्रस्तुत किया गया था। लेकिन किसके नेतृत्व में, तो लॉर्ड कैनिंग था, उसी के नेतृत्व में क्या किया गया था कि 1860 में पहली बार बजट पेश किया गया था। बजट का मतलब कि कैसे सरकार तक पैसा पहुंचा है या फिर सरकार आप तक पैसा कैसे अपना पहुंचाने वाली है, ये सिस्टम भारत में कब आया था, तो 1860 ईस्वी में। पूरी दुनिया में कब आया था, 1773 में। कहाँ आया था, ब्रिटेन में। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अगर आगे बढ़ेंगे तो 1860 ईस्वी से लेके कब तक भाई, तो आप देखेंगे तो 1924 तक। आप नाम सुनते हैं रेल बजट, यूनियन बजट, ऐसा तो आता है इस टाइम के बजट के सामने लिखा होता है कि यूनियन बजट। तो क्या था, तो 1924 तक जो बजट था वो यूनियन बजट के रूप में ही प्रस्तुत होता था। लेकिन 1924 में एक वर्क कमेटी का गठन किया गया और कहा गया इसी कमेटी के सिफारिश पे जो भारत का क्या था, रेल बजट था, ये क्या हो गया, यूनियन बजट से अलग हो गया। ये घटना कब हुई भाई, तो 24 में हुई थी। इसी वजह से क्या हुआ 25-26 में क्या जब बजट आया 25-26 वाला तभी तो किया जाएगा। तो कहा जाता है केवल क्वेश्चन आपसे वो लाइनर ये भी पूछता है कि किस कमेटी के सिफारिश पे भारत का रेल बजट जो है यूनियन बजट से अलग हुआ था। तो एक वर्क कमेटी या कब हुआ था, तो 24 में हुआ था। लेकिन फाइनल जो बजट आया था आपका 25-26 वाला, उसमें क्या हो गया था, रूल्स लागू भी हो गया था। इसके बाद देखेंगे तो केवल क्वेश्चन आपसे बनता है बजट के इतिहास के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, बजट क्या है इस पे चर्चा करेंगे। तो अगर देखेंगे तो क्या किया गया था भाई, तो अगर पूछे कि देश का आंतरिक बजट या फिर क्या पूछता है आपसे कि स्वतंत्रता या स्वतंत्र भारत
की कमाई होगी, टिकट से, जो भी पैसे से कमाई होगी रेलवे से, वो क्या होगा, अलग से रेल में क्या किया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा। और आम पब्लिक से जितना पैसा लिया जा रहा है टैक्स के माध्यम से या फिर जो भी ब्याज के माध्यम से जो पैसा आ रहा है, वो पैसे को कैसे किया जाएगा। तो ये बात क्या थी। तो अब जो आज का बजट है वो किस फॉर्म में आता है, यूनियन बजट। कब से, तो 24 से लेकर 2017। इससे पहले भी क्या होता था कि कैमरा आप देखे थे कि बजट जो है वो शाम को 5 बजे पढ़ा जाता था। फिर उसके बाद जो देखेंगे कि सुबह 2001 से देखेंगे तो अब क्या हो गया, सुबह के टाइम में पढ़ा जाने लगा। अगर एक पॉइंट और मैंने पूछा आपसे कि सबसे अधिक बार बजट किसने प्रस्तुत किया, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई का नाम बार बार फेमस भी रहता है, केवल पूछता भी है। तो सबसे अधिक बार बजट किसके द्वारा, मोरारजी देसाई के द्वारा। कितने बार, तो लगभग 10 बार मोरारजी देसाई ने क्या किया था, सबसे अधिक बार बजट पेश किया था। एक क्वेश्चन और पूछता है कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने क्या किया था, बजट प्रस्तुत किया था। तो पहली बार एक प्रधानमंत्री आपके 1998 की बात है, जो प्रधानमंत्री के द्वारा बजट पढ़ा गया था, प्रस्तुत किया गया था। तो कौन रहे होंगे, तो जवाहरलाल नेहरू। एक क्वेश्चन और पूछता है कि पहली महिला प्रधानमंत्री जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया था तो कौन थी, इंदिरा गांधी। क्या वो वित्त मंत्री थी। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि पहली महिला बजट प्रस्तुत करने वाली, तो इंदिरा गांधी। लेकिन पहली महिला वित्त मंत्री जिन्होंने बजट पेश किया था तो कौन है, निर्मला सीतारमण। क्योंकि अभी तक कोई महिला वित्त मंत्री होते हुए बजट नहीं प्रस्तुत किया था। महिला पेश करने वाली इंदिरा गांधी है, लेकिन महिला वित्त मंत्री नहीं थी। ठीक है, तो ये वित्त मंत्री के पद में रहते हुए बजट प्रस्तुत नहीं किया था। हालांकि ये तो क्या हुआ कि बजट के लाइनर क्वेश्चन और कुछ पॉइंट समझ आए, जिसको क्या है कि बजट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से भी क्या क्वेश्चन बनता है। इस वजह से हमने क्या किया है कि थोड़ा सा इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर चर्चा किए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो अभी आप पता है आपको कि जनता का पैसा सरकार के पास, सरकार का पैसा जनता के पास, कितने अच्छे से इसका इतिहास याद रखे हैं कि किसने पहले पेश किया, किसने बाद में। तो क्या होता है, और जनता का पैसा तो आप भी जनता है, और आप जब जनता है तो आपका भी पैसा सरकार तक जाता होगा और सरकार भी आपको पैसा देती होगी। तो किस फॉर्म में ये पैसा आप तक पहुंच जाता है, उसको बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके चर्चा करेंगे और देखेंगे। आप तक आता होगा तो आप जानते होंगे ना कैसे आया है पैसा, और आता होगा तो फिर आप बताइएगा भी। ठीक है, चलिए रेडी लगा है बजट, लिखिएगा।
चलिए पढ़ लेंगे एक एक करके, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। बड़े में लिखे, दिखाई नहीं दे रहा क्या? अभी जब क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, एक एक पॉइंट करके एक्सप्लेन करेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या है। फिर बाद में जो पॉइंट छूटा होगा उसको नोट कर लीजिएगा, या फिर ऊपर लिखिए, फिर ऊपर लिखेंगे तो सीक्वेंस आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। लिखिए, जल्दी लिखिएगा। हो गया, उसको मौका बचा हुआ है। नोट कर लिए। अब क्या है कि बजट को अगर बात करेंगे तो बजट को सबसे पहले जो प्रस्तुत होता था, तो बजट दो फॉर्म में प्रस्तुत होता था, जिसको आप क्या कहते थे, तो बजट को विकासात्मक बजट और गैर विकासात्मक बजट कहते थे। जैसे क्या होता था कि विकासात्मक बजट की बात करते थे, और एक क्या होता था आपका जो गैर विकासात्मक बजट था। विकासात्मक बजट का क्या मतलब होता है और गैर विकासात्मक का क्या मतलब होता है, तो सीधा सा समझिएगा कि सरकार एक ऐसे पैसे को इन्वेस्ट करती थी जिसमें क्या होता था कि इन्वेस्ट करती थी, जिससे कहीं ना कहीं क्या हो, पैसा लगाने पे क्या हो कि इनकम का एक जरिया हो। जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया, रोडवेज खरीद लिया, हाईवे बनवा दिया, तो टोल टैक्स से पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सरकार ट्रेन बनवाई तो टिकट से पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन क्या हुआ, तो अगर गवर्नमेंट आपको क्या है कि सैलरी दे रही है या फिर आपको फ्री में पढ़ा रही है, तो मानते हैं कि ये काम क्या है कि उपयोग की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर दोबारा इनकम हो रही है क्या उसके बदले में नहीं हो रही है। तो ये सारे काम किसके अंतर्गत रखे गए, विकासात्मक के, जिनसे क्या हो रहा था कि एक बार पैसा इन्वेस्ट करने के बाद गवर्नमेंट की क्या होती थी, कमाई होती थी या होती है। ऐसे बजट को कहते थे आप विकासात्मक बजट, और जिनसे क्या होता था कि वो इम्पोर्टेंट तो अमेरिका के हमको पढ़ना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इम्पोर्टेंट हम मानते हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि कोई नई पूंजी का निर्माण हो रहा है। अगर कोई फैक्ट्री लगती तो फैक्ट्री लगती भाई, तो कहीं ना कहीं क्या होता, फैक्ट्री में लोग काम करते हैं, पैसा क्या होता, कुछ ना कुछ कमाई भी होती, लेकिन पढ़ने से कोई कमाई नहीं हो रही। लेकिन मानते हैं कि आपका विकास होगा तो आगे चल के आप ही से क्या है, प्रदेश बना हुआ, आपसे आपका घर, घर से गांव, और गांव से जिला, जिले से राज्य बना, भाई आप ही तो देश है। तो ये बात तो सही है, लेकिन हालांकि इसको रखा किधर चलता है, गैर विकासात्मक में, ठीक है। इसी चीज को क्या किया गया कि 1987 से 88 ईस्वी में क्या 1900 क्या किया गया कि 1987 ये 1987 से 87 ईस्वी में इसको क्या कर दिया गया कि इसको योजनागत और गैर योजनागत किया गया। कहा गया ये पैटर्न यही है कि जिनसे क्या होगा कि कुछ ऐसी पूंजियां बनेगी, पैसा इन्वेस्ट ऐसे जगह करेंगे जिससे क्या होगी, हमारी वहां पर कमाई होगी, उसको कहा गया कि योजनागत होगा, और जहां से कमाई नहीं होगी उसको कहा गया गैर योजनागत होगा। फिर क्या किया गया कि 2017 में क्या किया गया कि 2017-18 का जब बजट आया तो इसी योजनागत और गैर योजनागत के जगह क्या कर दिया गया भाई, तो पूंजीगत और राजस्व की बात आ गई, यानी कि कैपिटल
कंसेप्ट वही है, ऊपर वाला ही है, लेकिन क्या होता है उसका नाम बदल गया। तो जब भी ये चीजें बीच में चर्चा में आएगी तो इस पॉइंट को आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी जो बजट आपका आता है वो किस फॉर्म में, टू कैपिटल और रेवेन्यू के पॉइंट, ठीक है, यानी कि आपका पूंजीगत और राजस्व के फॉर्म में। अब क्या है कि हमने दो बात बताया था, एक तो थी जनता, दूसरा था सरकार। अब जनता का पैसा सरकार के पास और सरकार का पैसा जनता के पास, यही कंसेप्ट है। अब एक था कि हम देखेंगे कि जो सार्वजनिक आय, पब्लिक इनकम जो है, पब्लिक इनकम कैसे होती है, सरकार जो है पैसा आपसे लेती कैसे, जनता का पैसा सरकार के पास कैसे पहुंच जाता है, कैसे पहुंच रहा है, इसको देखेंगे। तो इसी पहुंचने वाले फॉर्म को ही आप क्या कहते हैं, पब्लिक इनकम या सार्वजनिक आय के नाम से जानते हैं। और ये सार्वजनिक आय जो है, ये जो आपका क्या है, पब्लिक इनकम किस प्रकार होगी, तो दो प्रकार से होगी। कौन कौन सा दो प्रकार होगा, तो उसमें पहला है कैपिटल इनकम और दूसरा रेवेन्यू इनकम, यानी कि पूंजीगत आय और क्या होगा, पूंजीगत ये आपका राजस्व आय, दो तरह से होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि पूंजीगत आय यानी कि सरकार जनता से ये पैसा कैसे कमाती है, तो पूंजीगत आय के लिए पहले तो पैसा क्या करना होगा, खर्च भी करना होगा, तभी तो कमाएंगे। तो एक ऐसा पैसा या एक ऐसी सरकार की कमाई जिसको क्या करती है गवर्नमेंट, पहले इन्वेस्ट करती है, पहले खर्च करती है और फिर उसके बदले में क्या करती है, आपसे पैसा कमाती है। तो यहाँ पे हम पूंजीगत व्यय भी कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, पूंजीगत व्यय भी कह सकते हैं। तो जैसे आप कहते हैं कि कौन सा पैसा लगा के कमा रही है, अच्छा हम आपके किससे कमाती होगी, तो जैसे आप क्या है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी आप बनवाए हैं क्या, नहीं बनवाए, या फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी आप बनवाए, ट्रेन आप बनवाते, लेकिन बदले में आप पैसा टिकट का देते हैं कि नहीं देते, अगर किसी चीज को देखने जाते हैं तो पैसा देते ही नहीं देते। तो गवर्नमेंट के लोग जो भी आपके कार्ड वाला बनवाए तो कहेंगे पता नहीं साढ़े नौ तो हम कहाँ से चले गए। तो अब दिक्कत है कि भाई बनवाए लेकिन आप देखने जाते हैं तो टिकट का पैसा देते हैं कि नहीं देते। तो कहीं ना कहीं आप बताइए कि सरकार कमाई कि नहीं कमाई, यानी कि गवर्नमेंट की एक ऐसी कमाई जहां पे सरकार क्या करती है कि पैसा इन्वेस्ट करके कमाती है, पैसा दे के कमाती है। वो चीज पहले क्या कि पैसा खर्च किया और बाद में धीरे धीरे क्या करती है आपसे कमाती है, उसको आप क्या कहते हैं, कैपिटल इनकम या पूंजीगत आय, ठीक है। अब इसमें क्या है कि राजस्व आय, ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू इनकम क्या, ये तो बात समझ में आएगी, तमाम संस्थाएं बनाई और हम घूमने जाते हैं, देखते हैं तो पैसा देते हैं, देखते देते, तो ये कमाई समझ में आ गई। दूसरी बात क्या है रेवेन्यू इनकम वाली, कि गवर्नमेंट की एक ऐसी कमाई जिसमें गवर्नमेंट एक पैसा इन्वेस्ट नहीं करती है और बैठे बैठाए आपसे क्या करती है, कमाती है, उसी को आप क्या कहते हैं, राजस्व आय। जैसे तो उसमें क्या करेगी, तो एक तो क्या करती है कि आपके लिए टैक्स लगाती है, टैक्स के फॉर्म में कमाती है, और दूसरा जो क्या करती है, नॉन टैक्स। तो ये गवर्नमेंट की कमाई जो बैठे बैठाई हो रही है, ये कितने फॉर्म में, दो फॉर्म में, एक तो टैक्स के माध्यम से, दूसरा नॉन टैक्स के माध्यम से। तो कर लगा के ले रही है और दूसरा गैर कर से ले रही है। जैसे तो अभी क्या है कि कर की ही बात करेंगे, टैक्स की बात करेंगे, तो जैसे आप टैक्स की बात करेंगे तो टैक्स लेती है कि नहीं लेती है आपसे गवर्नमेंट, देते हैं कि नहीं देते हैं। अभी आपकी इनकम जो है 6 लाख से अधिक हो जाए, इनकम टैक्स देंगे कि नहीं देंगे, बहुत बड़ी सी फैक्ट्री खड़ा कर दीजिए तो आप देंगे कि नहीं देंगे, कॉर्पोरेट टैक्स देंगे कि नहीं देंगे, तो देते हैं, तमाम प्रकार के टैक्स देते हैं। तो ये नहीं कि लग रहा है कि स्पष्ट तो हो गया कि गवर्नमेंट एक तरह से जो पैसा कमा रही है हमसे कैसे कमा रही है, टैक्स के माध्यम से कमा रही है। दूसरा जो हो जाएगा क्या, तो नॉन टैक्स, यानी कि बिना, ये आपका क्या है,
व्यक्ति पे लगाया जाता है और उसी व्यक्ति से क्या किया जाता है, वसूला जाता है। उसी को आप क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स। जैसे आपका क्या होगा, तो अभी क्या है कि अभी आपकी इनकम, जैसे कहते हैं ना, तो आपकी इनकम ज्यादा हो गई, तो जब आपकी इनकम ज्यादा होगी तो इनकम टैक्स भरते हैं कि नहीं भरते। जैसे इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, आपका जैसे तमाम टैक्स हो गया, क्या है, तो ये किधर है आपका, प्रत्यक्ष कर में आता है। लेकिन अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, तो एक बहुत बड़ा नाम है, बता रहे हैं किसका, जीएसटी का, यानी कि गुड सर्विस टैक्स। अभी इस टाइम क्या है कि लगभग क्या किया गया है, तो कई सारे टैक्स को जीएसटी के अंदर में क्या कर दिया गया है, इनडायरेक्ट टैक्स को शामिल कर दिया गया है। तो वैसे तो इनडायरेक्ट टैक्स कुछ है भी, जैसे क्या है कि मैक्सिमम, अब ये पहले तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है इसको समझते हैं, थोड़ा सा हमने बताया अभी कि लगाया किसी और पे जाता है और वसूला किसी और पे जाता है, उसी को आप क्या कहते हैं। अब हम बता रहे थे कि जो डायरेक्ट टैक्स था, प्रत्यक्ष कर था, अगर आपकी इनकम ज्यादा होगी तब तो आपसे लिया जाएगा इनकम टैक्स, हमसे तो लिया नहीं जाएगा। लेकिन ये क्या होता है कि ये नहीं देखता है कि आपकी इनकम ज्यादा हुई है कम हुई है, ये क्या किया जाएगा, सबसे लिया जाएगा। जैसे तो क्या है कि किसी भी वस्तु का आप उत्पादन करते हैं, जैसे मान लीजिए नमक बना रहे हैं, नमक का उत्पादन हो रहा है, नमक का उत्पादन कैसे होता है, समुद्री जल से। अब कुछ लोग बताते हैं कि नॉनवेज तो एकदम नहीं खाते, अरे नॉनवेज नहीं खाते तो कम से कम सांस भी तो लेते, तो सांस लेना तो आपके हवा में भी 5% जो है वो क्या है, जलवाष्प पाया जाता है, और जब सांस लेना है तो 4 से 4% ज्यादा बेटर होगा, तो 4% जलवाष्प आपका पाया जा रहा है। अब सांस ले रहे हैं तो आपके अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और नदी का जल तो क्या है, आप ऑक्सीजन के माध्यम से ले रहे हैं, और सारी डाइट पानी तो नदी में है, तो कहाँ होगा, वो खाते हैं, बताते हैं हम तो नॉनवेज ही नहीं खाते हैं, तो जो भी मरा होगा उसको भी ले गए आप। तो अब तो इस हवा में आप ना रहिए, अगर इस आप क्या है कि ऐसे हवा में नहीं रहते हैं, गवर्नमेंट ऐसे नहीं रहते हैं, तब तो नहीं खाते, तो नॉनवेज तो खाते ही खाते हैं। अब पता नहीं क्या बता रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या है, जैसे मान लीजिए नमक का ही उत्पादन हो रहा है, हालांकि नमक को कई बार औषधि चट्टान का उदाहरण भी है नमक, तो वैसा नहीं है, ज्योग्राफी का एक पोर्शन है। मान लीजिए नमक का उत्पादन कर रहे हैं, बताइए किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए आपको टैक्स दिया जाता है कि नहीं देते हैं कि नहीं देते आप, तो टैक्स आप देते हैं किसी वस्तु का। जैसे मान लीजिए कि नमक का उत्पादन करने में 10 रुपया लगा, अगर मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक बनाना है, किसी चीज को बनाना है, तो नमक बना के उत्पादन किए, तो नमक को उत्पादन करने में 10 रुपया लगा, कॉस्ट वाइज है। अब क्या किया गया कि नमक को उत्पादन किए, लेकिन सरकार कहते हैं कि हमारे यहाँ उत्पादित किए हो, तो हमको क्या चाहिए, तुमको उत्पादन करने में 2 रुपया टैक्स चाहिए, तो अब नमक का दाम कितना हो गया। अब क्या है कि कुछ लोग कहेंगे कि हमको बेचने में भी चाहिए, और जैसे इस नमक का उत्पादन जो है, अक्सर आप देखते हैं कि ये पूरा भारत है, और भारत के लगभग 9 राज्य में समुद्री सीमा से लग रहे हैं, इधर आपका गुजरात हो गया, इधर आपका महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो जब क्या होता है, अक्सर लोग नजर आता है, तो ये जल की वजह से इकट्ठा करके खेती नमक की जाती है। तो अब बताइए नमक का उत्पादन करने में 10 रुपया लगा, लेकिन अब यहाँ पे उत्पादन हुआ तो कितना पैसा लगा आपको, गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में कितना नहीं, उत्पादन करते ही कितना नहीं, 2 रुपया। अब क्या किया गया कि ये नमक उत्पादित तो बस उड़ीसा वाले नमक खाते हैं, अब क्या भी तो आएगा। तो क्या हुआ कि मान लीजिए कि 2 रुपये इसमें क्या लग गया, ले आने में लग गया, जिसको जैसे जीएसटी को बनाया, तो जीएसटी भी क्या है कि 3 फॉर्म में लगती है। 3 फॉर्म में क्या भाई, तो एक आपका क्या सीजीएसटी, दूसरा एसजीएसटी, और तीसरा, हालांकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आराम से इसको पढ़ाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इनडायरेक्ट टैक्स आपको जान
और था कि क्या होता था कि अगर किसी भी कंपनी को आप उड़ीसा में लगाते तो पहले बैठ लगता था। जैसे उड़ीसा की जो सरकार थी वो क्या करती थी, अपने हिसाब से कुछ टैक्स को लगाती थी। जैसे यहाँ कहती थी कि हमारे यहाँ किसी चीज का उत्पादन करोगे ना हम 4% टैक्स लेंगे, और यहीं पे क्या होता था कि बिहार में कहता था कि हम 2% लेंगे, और यूपी वाला कहता था हम 10% लेंगे। और विदेश से कौन कंपनी आता था तो कहता था कि हर है उसी चीज वही घोल बनाने के लिए हम यहाँ जा रहे हैं बंगाल 4% देना पड़ रहा है, यहाँ जा रहे हैं तो हमको 2 देना पड़ रहा है, यहाँ जा रहे हैं। और अब तो तब हो गया कि जब उत्पादन कर रहे हैं तब भी, जब बेच रहे हैं तब भी, ले जा रहे हैं तब भी, कई जगह हमको क्या करना पड़ रहा है, अलग अलग टैक्स देना पड़ रहा है। तो इसी वजह से क्या किया गया, कई सारे टैक्स मिला के एक ही टैक्स बना दिया गया कि एक ही क्या रहेगा, इनडायरेक्ट टैक्स रहेगा। मेरे ख्याल से लगभग में आप समझ गए होंगे कैसे कैसे चीजों में जीएसटी लगती है। हालांकि सीजीएसटी आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, एसजीएसटी किसको लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट। इसी वजह से सीजीएसटी और आईजीएसटी या पूरा जीएसटी कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। लेकिन अगर आप क्या है एसजीएसटी की बात करते हैं तो ये एसजीएसटी पे कानून कौन बनाता है, तो राज्य की विधान मंडल बनाता है। ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट आप ध्यान देते रहिएगा। हमको समझना क्या था, इनडायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स का ही एक उदाहरण क्या था, जीएसटी। अब क्या है, अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है, आगे बढ़ाएंगे, बस थोड़ा सा इसको देख रहे हैं। अब बताइए 2 रुपए इधर लग गया, जो बेचेगा तो किसी भी वस्तु को बेचने पे भी टैक्स लगती, तो क्या हो गया, 2 रुपए इधर लग गया। अब ये बना कितने का था, अब बिकेगा कितने का हो गया। अब बताइए 6 रुपए क्या है, और ये पैसा कौन लिया, सरकार, और दिया कौन, आप ही दिए हैं, देते भी है ना, क्योंकि नमक खाना है, और नहीं देते नमक, क्योंकि जहां भी उत्पादन होगा अगर सरकार का देख ले लो तो एक कंपनी वाला भी कहता है उत्पादन करो, हमसे कोनो मतलब नहीं है, तुम यहाँ 10 रुपए ले लो हम आराम से दे देंगे, हम लेके इधर 20 का बेचे। अब 20 रुपए भरेगा कौन, आप ही भरेंगे। तो बताइए कि आपका पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा, एक तो डायरेक्ट रूप से जा रहा है, फिर कटरी चलान बाइक लेके जा रहा है, तो एक तो डायरेक्ट रूप से जा रहा है। दूसरी बात, नमक खरीदे तब, तेल खरीदे तब, साबुन खरीदे तब, शैम्पू खरीदे तब, दे तो रहे हैं ना इनडायरेक्ट रूप में। तो ये क्या हो गया, सभी चीज पे तो जीएसटी देते हैं ना, जीएसटी में देखते नहीं है कि कहा गया कि कुछ वस्तुएं होती है जिस पे क्या करेंगे 5% जीएसटी लगेगी, कुछ पे कितना लगेगा, कुछ पे और कुछ पे, यही तो जीएसटी का स्टेप है। अब कहा गया और कुछ पे क्या जीएसटी फ्री भी रखा जाएगा, जैसे हमने बताया भी था, बहुत अच्छा एग्जांपल कि अगर आप क्या करें कि हम ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ पे हाँ पेट्रोल 0% लगेगा, यहाँ देखिएगा कि उसमें कहा गया है जीएसटी में कि जो आपका क्या है कि पेट्रोल या फिर पेय पदार्थ जो भी है इनको छोड़ के, पेय पदार्थ मतलब समझ रहे, ठीक है, या तो 75 रुपए या तो 65 रुपए, तो सारा चीजों को छोड़ के, क्योंकि ये 28% से ज्यादा टैक्स होता है इससे, इसी वजह से क्या है अभी फिलहाल बाहर रखा गया है, हो सकता है आने वाले समय में ये आ जाएगा। तो कुछ वस्तुएं ऐसी भी है, जैसे आपको बताए थे कि अगर गाय का दूध लेके पीते बढ़ने वाले से क्या कोई जीएसटी, लेकिन अमूल का पी रहे हैं पैकेट में, गन्ना का जूस पी रहे हैं कोई जीएसटी है, लेकिन बोतल में पैक है लगेगा ना। तो अब ये क्या है, अगर क्या है कि दूध ना पी रहे थे ठीक था,
विदेश से लिया जाए, समझ रहे ना, या विदेश से लिया जाए। तो ये क्या है कि जो आपका पैसा देते हो, जो भी पैसे पे टैक्स वगैरह मिलता है, जैसे आपसे लगा तो दे दिए 100 रुपया, और वो क्या किया कि 115 रुपया वापस किया, 110 रुपया वापस किया, तो 10 रुपया गवर्नमेंट की कमाई हुई कि नहीं? आप 100 रुपया लिए हैं, अगर 110 रुपया जमा कर रहे हैं तो 10 रुपया कमाई हुई कि नहीं हुई? तो इस प्रकार से क्या होती है, इनडायरेक्ट रूप में भी गवर्नमेंट क्या करती है आपसे, जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इसके माध्यम से भी पैसा आपसे कमाती है। अब तो आपको लग रहा होगा कि भाई हम तो बड़ा अच्छे से थे, तो ये बात तो ठीक थी कि भैया मस्जिद बनवाए थे या फिर आप ताजमहल बनवाए थे तो पैसा ले रहे थे, कोई भी अच्छी चीजें हमारी जितनी भी स्मारक वगैरह जो हमारी है आपकी, तो उसमें पैसा लगाए थे, तो उनसे पैसा ले रहे थे टिकट के फॉर्म में, तो हमको ठीक था। अब इधर नई बात समझ में आ रही कि हमसे बैठे बैठा है पैसा ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट पैसा लेती है तो कुछ काम भी तो आपके लिए करती है, ठीक है। तो ये इतना तो क्लियर हो गया था कैसे पैसा आपका पहुंच जाता है गवर्नमेंट। जाने का जो जरिया है, जाने का रास्ता है, वो यही है पब्लिक इनकम जो है, सरकार का पैसा। ऐसा नहीं है कि सरकार अब आपका पैसा लेके खा जाएगी, बस यही बॉक्स में रखा हुआ है, ठीक। ये पैसा गया कैसे है, पब्लिक इनकम हुई कैसे है, तो या तो क्या होगा, कैपिटल इनकम के फॉर्म में गया होगा या रेवेन्यू इनकम में गया होगा। कैपिटल इनकम को समझ रहे हैं आप, रेवेन्यू इनकम में या तो टैक्स के माध्यम से गया होगा, टैक्स के माध्यम में क्या, तो डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। अगर क्या है कि दूसरा क्या किया होगा, तो नॉन टैक्स के माध्यम से गया होगा, यानी कि जितनी भी ब्याज वगैरह के पैसे हैं, पैसा दे के क्या करती है आपसे लेती है, तो ये पैसा क्या हो गया आपका नॉन टैक्स के फॉर्म में भी क्या किया गया है, पहुंच गया, क्लियर। इसके बाद अब ऐसा नहीं है कि आपका की बहुत क्लियर है कि बस एक साल का जो बजट आएगा फरवरी में तो बताया जाएगा कि कितना पैसा हम कमाए हैं। ऐसा होता है क्या परिवार में जब आप बैठे रहते हैं तो बस ऐसे ही होता है कि बस कमाई गिनाई जाती है? अरे मालिक तो खर्च भी गिराता ना, कमाई कब खर्च बताए कि ना भाई कि यहाँ पैसा खर्च भी हुआ है, वित्तीय विवरण जो होता है, लेखा जोखा जो होता है, उसमें तो दोनों बात गिनाई जाती है। तो अभी तो आप समझे क्या कि कमाई कैसे कैसे हो रही है, आपका पैसा निकल के जा कैसे रहा। अब क्या है कि इधर देखेंगे तो पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि सार्वजनिक खर्च। अब देखिए कि सरकार आप पे क्या कर रही है, कैसे कैसे पैसे को खर्च कर रही है। तो एक तो है वो क्या करेगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर करती, और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में अभी आपका क्या है, प्लानिंग और नॉन प्लानिंग एक्सपेंडिचर हो जाएगा। जैसे प्लानिंग एक्सपेंडिचर और नॉन प्लानिंग एक्सपेंडिचर, हालांकि जो मेन आपको पार्ट दिख रहा है वो क्या है, पूंजी का तो राजस्व वाला है, क्योंकि उसका कंसेप्ट पहले ही बताया है कि एक ऐसा इन्वेस्ट होगा जहां पे क्या होगा कि कुछ ना कुछ उससे इनकम आती रहे, और एक ऐसा होगा जहां पे इनकम आती नहीं। अब देखिए कि सरकार क्या करती है कि आप पे पूंजीगत है, गवर्नमेंट क्या करती है कि आप पे पैसा खर्च करती है। कैसे खर्च करती है, तो पूंजी के माध्यम से करती है। जैसे क्या होता है कि इसको क्या करेगी, तो एक तो योजनागत करेगी और दूसरा गैर योजनागत। जैसे क्या होगा कि कोई स्कीम, जैसे सुनते नहीं है टाइगर प्रोजेक्ट, गंगा एक्शन प्लान, तमाम सुनते हैं, आवास योजना, ये उज्ज्वला योजना, तमाम सुनते नहीं है। योजनाओं के माध्यम से क्या होता है, पैसे की फंडिंग होती है कि नहीं होती है, पैसे की फंडिंग होती है। तो एक ही बार जो बजट आपको आता है, किसान सम्मान निधि योजना सुनते हैं, तो बस इससे पैसा चला ही रहेगा कि कुछ निकलेगा भी। तो एक तो दिखा आपको योजना का, लेकिन गैर योजना का जो एक्सपेंडिचर होता है, ये क्या होता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि गैर विकास साधन, जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, सब्सिडी, तमाम चीजों क्या करती है सरकार, आपको देती है कि नहीं देती। कुछ चीजें फ्री में बांटते हैं, जैसे फ्री में राशन में मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं से पैसा तो लगा ही होगा। लेकिन क्या है कि कुछ चीजों को क्या करती है, प्लान, जैसे आपका क्या है कि रक्षा के लिए पुलिस वाले बिना पेमेंट का खड़ा हो, पेमेंट तो दिया जा रहा है, आर्मी वाले जो है वो भी आपको पेमेंट दिया जाता है कि नहीं दिया जा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट में जो पैसा खर्च हो रहा है उससे किसी कार्य का, किसी रोजगार का, या कुछ ऐसा है कि इनकम हो भी रही है, नहीं हो रही है, लेकिन उसको क्या कहते हैं, या फिर क्या अचानक जैसे काम
के बारे में चर्चा करेंगे कि जो बजट है ये पैसा लेना, आपका पैसा लिया गया है और आप पे क्या हो खर्च हो, लेके रखा कहाँ गया था किसी थैले में, मेरा कुछ करने में करोगे क्या भाई? अब सही हो गया, तो सिक्का भी इसमें ऐसा कुछ होता ही है। मान लीजिए कि पैसा क्या है आपका रखा गया, जिसको आप क्या कहते हैं संचय कहते हैं ना, आपका पैसा है। अब पैसा क्या है कि रखा गया है, लेकिन क्या होता है इसमें ये जो पैसा है आपका किसी थैले को तो बजट का नाम दे रहे थे। अब क्या है कि ये जो बजट है आपका, बजट फाइनली क्या किया गया है रखा गया है। लेकिन क्या होता है कि अगर इसके बजट की संवैधानिक बात करें तो हम पहले ही बताए हैं कि बजट का उल्लेख जो है वो किसमें था, तो अनुच्छेद 112 में था। लेकिन बजट को 112 में क्या कहा गया है, तो भारत का वार्षिक वित्तीय विवरण, और वार्षिक वित्तीय विवरण में साफ साफ कहा गया है कि राष्ट्रपति का कर्तव्य होगा कि वो एक साल का जो लेखा जोखा है उसको कहां रखवाएगा, संसद में, कि कितना पैसा खर्च हुआ है या कितनी कमाई हुई है, ये सबका जो लेखा जोखा है ना, या कितना पैसा अगले वर्ष में खर्च होने वाला है, या खर्च होगा तो कितनी पिछली वर्ष कमाई, तो उसके हिसाब से क्या होता है अंदाजा भी लग जाता है। तो उसी चीज को क्या कहा गया कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितने पैसे का खर्च आएगा, इसको गवर्नमेंट क्या करेगी कि सरकार, गवर्नमेंट का मतलब नहीं इसमें सिर्फ राष्ट्रपति को कहा गया कि राष्ट्रपति क्या करेंगे कि संसद के पटल पर इसको क्या करेंगे रखवाएंगे कि कितने पैसे का खर्च होगा और कितनी कमाई होगी। अब रही बात किसके सामने पहले रखा जाता है, लोकसभा। ये लोकसभा कौन है, तो 2 घर है आपके देश का, जिसमें पहले घर में कितने लोग बैठे हैं 545, और दूसरे घर में कितने में 245, ठीक। और एक तीसरा जो होता है संसद का, वो कौन सा, तो राष्ट्रपति वाला होता है। तो ये पूरे संसद के अंगों को पूछता है तो 3 हो जाते हैं, सदन तो, हालांकि जो शब्द का यूज है वो संसद के समक्ष है, तो संसद के समक्ष रखने का मतलब ये 545 लोग, ये कौन लोग 545 है, आप बड़ी में से कोई बैठा है तो याद रखिएगा ये पूरे भारत के लिए 545 सीट है। जब पूरे भारत के लिए 545 है तो इसमें से यूपी, भारत का राज्य है कि दूसरे का, भारत का है, यूपी किसका राज्य है, तो यूपी में कितनी सीट है, ये किसमें से 545 में से। अब भाई मऊ यूपी का जिला है, नहीं होता है, ऐसा नहीं बिहार का समझ, यूपी गई भाई, इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं करेंगे। अब समझिए कि एक सीट कहाँ है, आपके मऊ जिले। अब एक सीट जब आपके मऊ जिले में है तो ये एक सीट किसके पास, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनको आप सांसद कहते हैं, एमपी कहते हैं, वो कौन है मऊ, और उनको जिताया कौन, आप भाई जिताया ना। तो समझिए कि हाँ भाई थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, ध्यान दीजिए। अब बताइए कि एक सीट है उनके पास, इन 80 लोगों में से 1 लोग है कि नहीं है, और ये 545 लोगों में से 1 लोग आपके पूरे मऊ जिले को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, और इनका 1 वोट हाँ कहना ना कहना कहीं ना कहीं इधर बताएगा कि नहीं बताएगा। आप पूरे सभी लोगों का प्रतिनिधित्व किसने कौन कर रहा है भाई, तो ये 1 लोग कर रहे बैठे, यही तो बताते हैं। और इनको आप क्यों चुने, तो कुछ इनमें क्वालिटी देखे होंगे तभी तो इनको चुना होंगे कि हमारी आवाज को जाके क्या करेंगे, वहाँ उठाएंगे। ये तो पॉसिबल है नहीं ना कि आप सब लोग चले हुए जाके बैठ जाए, हालांकि इतने लोगों के लिए ही बैठने की जगह नहीं है संसद में। सेंट्रल मिनिस्टर प्रोजेक्ट इंटर नया संसद कौन बन रहा है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि 26 तक सीटें अभी बढ़ने वाली, इसी वजह से क्या कह रहा है, क्यों सीटें बढ़ेगी तो जनसंख्या भी आपकी बढ़ेगी। अब इतना तो क्लियर है, ये जो हमारा लोकसभा कैसे बना है, बस बन गई। अब ध्यान दीजिए, जो बजट है ना, पैसा किसका था इसमें, आप पता, तो इस पैसे के लिए पैसे का जब हिसाब आएगा
कितना टैक्स आप लगाएंगे ये डिसाइड भी कौन करेगा, और कितना आप वसूलेंगे ये भी डिसाइड कौन करेगा। और इसमें इसका अभिनंदन कौन दिख रहा है, और इसमें 545 लोग में से एक लोग आप करेंगे नहीं है। तो इसी वजह से कभी सोचे ना कि बजट को हमेशा सबसे पहले कहां प्रस्तुत किया जाता है। रीजन तो पता होगा कि क्यों, क्योंकि आपका पैसा है। तो आपका ही प्रतिनिधि क्या करे कि डिसाइड करे कि कितनी आपसे कमाई होगी और कितनी खर्च, कितना आप पे खर्च हुआ है। ये सारा हिसाब किताब क्या होगा जब एक साल में सदन के सामने रखा जाता है, तो बकायदे इस पे क्या होती है, चर्चाएं होती है। ठीक है, तो वो लाइन है, क्वेश्चन पूछे किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है बजट, तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि रखवाए। तो इस वजह से कभी देखें कि प्रधानमंत्री विशेषकर वित्त मंत्री ही प्रस्तुत करते हैं। लेकिन आप जब क्वेश्चन आ जाए कि कौन प्रस्तुत करता है, जब ऑप्शन में वित्त मंत्री ना हो, तो भाई राष्ट्रपति की मर्जी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कह दे, गवर्नर को कह दे, ऐसे जो प्रस्तुत किए हैं कई लोगों ने करते हैं। तो राष्ट्रपति जिसको कहेंगे वो बजट को क्या कर देगा, सदन में पढ़ देगा कि साहब एक साल का हमारा जो है ना इतना इतना पैसे का खर्च आएगा। ये सदन के सामने आप बताइए हमको कि जिसका पैसा था उनके प्रतिनिधि के सामने रखा गया कि नहीं रखा गया, खर्च भी रखा गया है और कितना हिसाब किताब है, सारा बात वहां पे रखी जाती है। और क्या होता है कि यहाँ पे आप देखते होंगे कि वित्त मंत्री जो बजट का थैला लिए हुए सबसे पहले राष्ट्रपति को जाता है। तो यानी पूछा जाता है कि बजट को प्रस्तुत करने से पहले परमिशन किसके लिए जाएगी, क्योंकि राष्ट्रपति को ही अधिकार है सदन के सामने रखवाएं। फिर लोकसभा अध्यक्ष उनके यहाँ अभी कौन है, ओम बिरला, तो उनके पास फिर क्या कहता है, लोकसभा बजट को पढ़ा, लोकसभा में प्रस्तुत होने के बाद बजट को पास कर दिया जाता है, कहाँ जाएगा। अब राज्यसभा में जब जाता है तो याद रखिएगा कि राज्यसभा को क्या होता है कि बजट, अगर राज्यसभा में बजट को बस सलाह देने का अधिकार होता है। वोटिंग करके अगर क्या है कि राज्यसभा में से क्या है ना कि इससे कहा गया कि 100 रुपये निकला है, 100 रुपये निकाले हैं, क्या करेंगे हम, पूरा काम 100 रुपये में खर्च कर लेंगे। और ये बात कहाँ आई, लोकसभा में। लोकसभा के सामने अगर ये होगा कि 100 रुपये में हमारा एक साल का पूरा खर्च हो जाएगा। ये 100 रुपये का जो पत्र है लिखा हुआ है कहा गया राज्यसभा में, राज्यसभा करती है क्योंकि राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और ये जनता का खर्चा है। आप देखें इनमें के लोगों को आप 35 सीटें हैं, तो इस वजह से जनता के लोग नहीं चुनेंगे। अब क्या है कि ये जो 100 रुपया है, अब राज्य सरकार कहती है 100 रुपया में खर्च नहीं होगा, 120 रुपया चाहिए, ऐसे नहीं होता है। कोई मम्मी देते 10 रुपया, 10 रुपया और चाहिए, नहीं करते हैं आप बार-बार और चाहिए, तो ऐसा ही होता है। तो ये कहा कि 100 रुपया, और छोटा बच्चा 1 रुपया, 100 का लोग 500 का तो नहीं लेंगे, 1 रुपया, ऐसा कुछ होता भी है। हालांकि इधर उतने छोटे नहीं है लोग, फिर भी इधर एज होती है 30 वर्ष और इधर 25 वर्ष, ठीक है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि जब इनको पैसा मन कर रहा है कि यार 100 रुपया में खर्च नहीं हो पाए, इनको देना चाहिए 120 रुपया, 100 रुपया क्यों दिए। तो एक बार ये राष्ट्र इधर क्या करेंगे, सलाह करेंगे कि अगर 100 की जगह 120 लेना तो ठीक है, तो कहता तुम रखे रहो। और क्या होगा कि 14 दिन के भीतर अपने आप में पारित कर देगा। अगर ये पारित कर दी तो ठीक, और नहीं हुआ तो भी हो जाएगा रीजन। तो किसी भी बजट को 75 दिन में पारित कराना क्या होता है, अनिवार्य होता है, वरना आपका सारा सिस्टम ही क्या हो जाएगा, बिगड़ने लगेगा। जैसे पुलिस वाला नौकरी कर रहा है, अब सैलरी ना दीजिए, कितना सैलरी देंगे कितना नहीं देंगे, घर के साथ तो जाएगा ना आपका बजट, तो जाएगा ना, रेवेन्यू खर्च में पेमेंट वगैरह देती है गवर्नमेंट, तो अब जाएगा तो कहीं पेमेंट रुक गया तो कहीं हम काय ड्यूटी करें, सैलरी नहीं आ रही है 2 महीने से, जब ड्यूटी नहीं करेगा तो खुद ऑलरेडी उसके जैसे तमाम लोग छोड़ के बैठ जाएंगे, और छोड़ के बैठे तो पूरा सिस्टम क्या होगा, चौपट हो गया। इसी वजह से क्या होता है कि तुम पारित करो चाहे ना करो। क्या क्वेश्चन पूछता है कि राज्यसभा को बजट या वित्त विधेयक या धन विधेयक को रोकने का पावर जो होता है कितने दिन का, मान 14 दिन का, 14 दिन में ऑलरेडी वो क्या हो जाएगा, अपने आप ही पारित हो जाएगा। तो आप पारित करो चाहे मत करो। इसके बाद मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा परमिशन किसके लिए जाती है, तो सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर लोकसभा अध्यक्ष, बजट आता कहाँ है लोकसभा में, फिर
राज्यसभा में राज्यसभा 14 दिन तक, मैक्सिमम 14 दिन तक ना करेगी तो ये मान लिया जाएगा कि बजट क्या हो गया, पारित हो गया, आप करो चाहे मत करो, ठीक है। और इसमें था क्या, अब देखिए एक बात और कितना तक बात किए, ये पैसे का पूरा हिसाब किताब, और 1 रुपया भी जब तक इधर सदन में पारित नहीं होगा तब तक क्या करा जाएगा, आप पे ना ही लगाया जाएगा और ना ही कोई क्या कर सकती है, गवर्नमेंट वसूल सकती है, समझ रहे हैं ना, जब तक इधर सदन में पारित नहीं होगा। और राज्यसभा कुछ नहीं कर पाएगी, चलो विभाजन क्या होगा, विभाजन इसी वजह से क्या होता है, जनता का ही सदन है ना, अब पैसा जनता का, तो जनता का अगर चुना गया प्रतिनिधि अगर एग्री है, मतलब जनता एग्री, और जनता ही तो परमिशन दे रही है कि आप हमारे बजट को क्या करो, इतना टैक्स लगा तो जनता हमारी ठीक ठाक है, हम देख क्या है, बढ़िया सब कुछ बढ़िया गाँव में चल रहा है, ये लोग 50% टैक्स देंगे, तो ऐसा बताया जाएगा कि जाके तो ये लोग तो काम करेंगे, और जब ये परमिशन दिए, वोट दिए, पक्ष में दिए तो पक्ष में मामला गया, पक्ष में दिए तो विपक्ष में होगा, बात इतनी क्लियर है। इसके बाद क्या होता है कि जैसे कई बार आप सुनते हैं, अभी यही तक मामला नहीं हो जाता है, जैसे आप सुने होंगे कि 112 में तो बस इतनी बात थी ना कि रखवाओ सदन के सामने, 113 जब आप पढ़ेंगे तो इसमें क्या होता है, प्राक्कलन, अपना आप सब पार्लियामेंट्री कमेटी जब पढ़ते हैं तो उसमें प्राक्कलन कमेटी वगैरह होती है, तो क्या किया जाता है, विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा अपना अपना पेपर तैयार करके लिस्ट बनाई जाती है, उसमें कहा जाता है कि देखो 100 रुपए रक्षा के लिए दे दो, 10 रुपए रेल के लिए दे दो, सारा अपना अपना क्या होता है, जैसे कि आगे घर में कोई सामान नहीं तो पूछा जाता है, तो भाई सब लोग अगर 5-6 हो गए, 5-6 लोगों को पॉसिबल ना एक साथ रखना, लेकिन फिर भी तो अपनी अपनी लिस्ट क्या होती है, बन के आती है, मालिक के पास आती है, उसी प्रकार क्या किया जाता है, पूरा इसमें अनुमान लगा के बताया जाता है कि देखिए 1 साल का जो हमारा खर्च है वो कितना आएगा, 1000 आएगा, और 1000 रुपए के लिए लिस्ट बनी होती है, और इसमें क्या किया जाता है, इसको भी राष्ट्रपति, और ये भी इसका कॉस्ट भी कहता है कि राष्ट्रपति के बिना परमिशन का कोई भी अनुदान की मांग नहीं होगी। 113 का क्लॉज 2 साफ साफ कहता है कि भाई यहाँ पे क्या करो, लोकसभा तो ज्यादा पावरफुल है ही है, लेकिन संसद को अधिकार है कि कितना पैसा या कितने पैसे की फंडिंग करेगी, अनुमान लगाने से नहीं होगा, कितना पैसा आपको संसद क्या करेगा, इस फॉर्म के लिए खर्च के लिए देगा, इसमें से कमानी हो ठीक है, बता भी दिए, लेकिन खर्च के लिए जब चाहिए ना गवर्नमेंट को तो मांगना पड़ता है, और इसके लिए जो लिस्ट आई और लोकसभा को अधिकार होता है कि कितना पैसा, और जितने पैसे के लिए 114 के तहत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 114 में क्या है, विनियोग विधेयक है, समझ है, और विनियोग विधेयक को क्या किया जाता है, लोकसभा में पारित कराया जाता है, और लोकसभा में जब तक पारित नहीं होगा ये विधेयक, यानी कि 1000 रुपए में लोकसभा एग्री हो गई कि 1000 रुपए क्या करो, ले लो, ठीक है, तुम्हारा 1 साल का खर्च है, तब तो 1000 रुपए क्या किया जाएगा, इस पहले से निकाला जाएगा उधर खर्च के लिए, और नहीं कहा लोकसभा की 1800 में हो जाएगा, तो अगर 800 रुपया विनियोग विधेयक पे पारित किया लोकसभा, तो 800 रुपए की ही फंडिंग हो पाएगी, इसका पैसा यहाँ से निकाला नहीं जाएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि ऐसे अनुपूरक वगैरह, जैसे अनुपूरक मांग कर सुनते हैं, बीच बजट को मांगना होता है, जैसे इलेक्शन वगैरह होता है तो अंतरिम बजट भी देखते हैं, या बीच में कोई योजना चल रही होती है और उसी योजना के टाइम में जरूरत पड़ जाती है कि बीच में पैसा कम पड़े, तो फिर निकालना पड़ता है, अनुदान मांगना पड़ता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट भी क्या करती है, परमिशन किससे लेना पड़ता है, और लोकसभा से परमिशन लेने के बाद ये लोकसभा में आप बैठे कि नहीं बैठे, इनडायरेक्ट रूप से आप नहीं बैठे हैं, आप वही का चुनाव करते हैं, बैठा है, कौन चुनाव का चुनाव है, जनता के द्वारा ही तो चुनाव प्रतिनिधि है, तो आप कुछ देख ही होंगे तभी तो उनको चुने हैं, तो वो कहेगा तुमको परमिशन ना मिलेगा, और उसके बाद ही क्या होगा, आप तक पैसा पहुंचता है, ठीक है। कई बार इसी प्रकार क्या होता है, धन विधेयक भी आप नाम सुने होंगे, और वित्त विधेयक भी नाम सुने होंगे, जैसे धन विधेयक, वित्त विधेयक आप सुनते हैं, इसमें क्या होता है भाई, 16 अनुच्छेद 116 भी है, इंपॉर्टेंट डाला है, अनुच्छेद नाम का 116 लेखानुदान,
क्या हो जाता है कि चुनाव के मैटर से या फिर कैसा हो रहा है कि कुछ ऐसा विवाद है यहाँ पे लोकसभा में बजट पारित नहीं हो रहा है, बजट तो आ गया है लेकिन पारित नहीं हो पा रहा है, तो सरकार कहती है कि देखिए सब सिस्टम बिगड़ जाएगा तो हमको मत करिएगा, काहे तो आप पैसा दे रहे हैं और जब पेमेंट रुकेगा ना तो सब नौकरी अपना छोड़ देगा, जब नौकरी छोड़ेगा तो सब सिस्टम बिगड़ेगा, तो आप समझिएगा हम नहीं जानते। अभी बैंक वाले एक हड़ताल कर देते हैं, हालत खराब हो जाता है, पब्लिक पैसा तो जाएगी, अब सिस्टम बिगड़ेगा तो आप भाई समझिएगा कहता है तो क्या करें साहब बताइए, लेखांकन हमको दे दीजिए कितना लोगे, तो टोटल बजट का 1/3 पैसा क्या कर दिया जाता है, 1/3 पैसा क्या कर दिया जाता है सरकार को दे देता है कि सरकार ले जाओ तुम खर्च चलाओ, जब बजट पारित होगा ना 100 रुपए 5 रुपए एक साल वाला तो 1/3 पैसा उसमें से क्या करेंगे काट लेंगे, अभी तुम क्या करो ले जाओ वहाँ पे काम चलाओ, तो काम चलाने के लिए भी गवर्नमेंट को क्या कर जाता है कुछ पैसा दे दिया जाता है। ये जो फॉर्म दिख रहा है ना ये सरकार अपने से नहीं करती है, सरकार कैसे करेगी, इसके परमिशन के बिना कुछ नहीं होगा, और इसका परमिशन लेने का मतलब समझिए कि कहीं ना कहीं आप बैठे आप यदि आपका प्रतिनिधि बैठा है तो लोकसभा में कहते नहीं है कि लोकसभा में जिसका हो कहीं ये नहीं बोलेगा कि जो प्रधानमंत्री होते हैं सरकार जो होती है प्रधानमंत्री होते तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन सदन में जिसका बहुमत होगा क्योंकि सदन में विश्वास मत हमेशा हासिल कराना होता है, तो जिसके जितने ज्यादा सीट लोग जीतेंगे उसी की गवर्नमेंट कहते हैं। लगभग इस साइड जो करंट टाइम की गवर्नमेंट तो 319 सीट है, क्या लगता है 2-3 बहुमत से बात करना होता है, कोई दिक्कत है क्या, कहते हैं बहुमत में गवर्नमेंट इस तरह से जो कहते हैं हम सबसे ज्यादा जिसके पास सीट होगी अभी कह रहे हैं 2000 रुपये चाहिए और भी काफी चाहिए, और इस तरह से क्या हुआ कि 2/3 लोग कह दिए कि हमको तो क्या करना 2000 रुपये ठीक है बस कर दें। जैसे क्या होता है कि अब हाईवे ही बनवाना है, हाईवे बनवाना है तो एक तो सीमेंट मान लीजिए कि जो है वो क्या है कि अगर सीमेंट को देखेंगे तो कैसा सीमेंट अल्ट्राटेक भी है एसएससी भी है, किसी का दाम 400 है, किसी का 450 है, किसी का 300 भी है, समझ रहे हैं मैटर को क्या है, अब किसी का दाम क्या है 65 रुपया है 75 रुपया है 7500 है, ऐसा भी मैटर है, तो वो तो मैटर पर डिपेंड करना कि क्या है क्या नहीं। तो इसी प्रकार से जो भी पैसे के लिए कितना पैसा सरकार आप पे खर्च करती है या नहीं करती है ये भी डिसीजन किसका होता है, इधर ही का होगा, और इधर क्योंकि इधर तो देख 14 दिन बाद ऑलरेडी क्या हो जाएगा पारित हो जाएगा। इसी प्रकार आप एक नाम सुने होंगे धान विधेयक अनुच्छेद 110, हालांकि अनुच्छेद 109 में जो है क्या है कि धन विधेयक की विशेषता बताई गई है कि किस प्रकार जैसे कहा गया कि 14 दिन तक रोक सकेंगी, धन विधेयक को लाने से पहले तुम क्या करना राष्ट्रपति से परमिशन लेना, धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही आएगा, ऐसी बातें करेंगे, राज्यसभा से कोई विशेष मतलब नहीं 14 दिन तक रोक सकती है, ना हो पाएगा तो ये छोड़ देंगे। कौन कहता है 109, हालांकि 110 में क्या है इसकी परिभाषा है कि क्या क्या मैटर होगा धन विधेयक में, मैटर इसमें क्या होता है तो कितना टैक्स लगाएंगे, कितनी पैसा विदेश में दिए तो विदेशों से पैसा आएगा उसमें ब्याज कितना आएगा, कितना दे सकते हैं कितना ले सकते हैं, यानी कि इस बात को भी आप पारित को ये कहाँ कराते हैं, यही लोग परमिशन देते हैं लोकसभा वाले कि इतना पैसे रहो ये हम पारित हो गया तो बात यहाँ बन गई, पूछा किससे जाता है राष्ट्रपति से, ये डिसीजन कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, तो लोकसभा अध्यक्ष क्यों लेते हैं, तो ये 545 के द्वारा चुना गया ही व्यक्ति क्या होता है लोकसभा का अध्यक्ष होता है। आप सोचिए कितना पावरफुल आदमी होगा, आप सोचिए कि तुम प्रधानी जीतने में तो पसीना छूट जा रहा है, एक ऐसा आदमी जो पूरे जिले को जीता हुआ है मथुरा है भी आदमी ने किया है, तो कोई कर सकता है आप भी कर सकते हैं कोई दिक्कत है, लेकिन कहीं नहीं पावर है कि नहीं भाई एक गाँव को अपने तरफ करने में हालत खराब हो जाती है, जिले को करना, और सोचिए कि तो प्रधान जी का तो देख रहे हैं तो बुलेट लेके तो कोई भैया नहीं है उनके आगे, और सोचिए जो आदमी जिले का मालिक है पूरा मऊ जिले को पॉकेट में लिया 1 वोट दे तो पूरा जिला कह रहा है हाँ कहे तो हाँ ना कहे तो ना, मतलब इतना पावर तो है ये, और ऐसा पावरफुल आदमी 545 तक बैठा है, तो ये आम आदमी तो है पूरे यूपी से 80 लोग बैठा है, तो आम आदमी तो है 15 जिले से 80 लोग को चुना गया है, हर जिले से 1-1 लोग बड़ा है, वहाँ पे दो लोग हैं, अब सोचिए कितना पावरफुल आदमी, और ये आदमी ही बताते हैं कि कितना पैसा दिया जाएगा कितना लिया जाएगा, क्योंकि बस हमसे पैसा लिया के नहीं जाता है, 11
तभी तो बनाते हैं, एकदम भरोसा होता है उसमें। तो बात यही है, धन विधेयक समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से क्या है, वित्त विधेयक भी होता है जो आपको फाइनेंशियल होता है। धन विधेयक और वित्त विधेयक में बस थोड़ा सा ही फर्क है, क्योंकि वित्त विधेयक भी प्रस्तुत कहाँ होगा, लोकसभा में। परमिशन किसकी होती है, राष्ट्रपति की। डिसीजन कौन लेता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं है, तो आप देखिएगा लोकसभा अध्यक्ष। पारित कहाँ होता है, जाता तो इधर भी है, पारित कर दिए तो ठीक, ना पारित करोगे तो 14 दिन बाद ऑर्डर क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। याद रखिएगा कि धन विधेयक में कुछ मामले होते हैं, कुछ मामले जैसे टैक्स लगाना है, घटाना है, बढ़ाना है, सब्सिडी से पैसा निकालना है, जमा करना है, ऐसा ही कुछ मामला होता है। लेकिन वित्त विधेयक में क्या है कि बहुत सारे मामले हो जाते हैं। हर एक फील्ड से क्या होता है कि कई सारे मामले को क्या कहता है यहाँ पे पारित कराया जाता है, ठीक है। तो क्या है कि हम लोग धन विधेयक, वित्त विधेयक, कैसे पैसा अब तक आ रहा था, कैसे पैसा अब तक, ठीक है। तो हालांकि बहुत कम समय में जितने भी पॉइंट को टच किए, तो भाई रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी। उस सारे पॉइंट को क्या कीजिएगा कि कम से कम 10 वर्ड 50 वर्ड तो लिखिएगा ही लिखिएगा, क्योंकि पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है। और ये सारे पॉइंट अगर पढ़ा जाए तो एक एक घंटा पढ़ा सकते हैं। अरे धन विधेयक, वित्त विधेयक को पढ़िए, या फिर वीडियो को पढ़िए, आकस्मिक को पढ़िए, अनुपूरक को पढ़िए, तमाम जो है ये बहुत सारा मुद्दा है। एक एक को पढ़ेंगे तो एक एक क्लास लगेगी अभी, लेकिन बस कॉमन चीजों को ही हम लोग बस चर्चा की है। अभी पूरे अच्छे से इसको पढ़े नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से इमेज तो बन ही गया होगा कि आपका पैसा कैसे आ रहा है,